हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हमने ईएमआई पढ़ा था और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी चर्चा हमने करी है, ठीक है, तो उसमें हमने जब भी किसी सर्किट की बात करें, जब भी हमने किसी सर्किट एलिमेंट की बात करी है, रजिस्टर की बात हो गई, कैपेसिटर की बात हो गई या इंडक्टर की बात हो गई, इन सभी सर्किट एलिमेंट्स पर चाहे साथ में लगाए हों चाहे अलग अलग लगाए होंगे, बैटरी हमने देखा है, बैटरी हमेशा हमने एक ऐसी लगाई थी, ऐसा सोर्स लगाया था जो कि हमें एक सिंगल डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल करंट दे रहा था जो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर बनाया था, जैसे कि मैंने मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर बैटरी बनाई है, ठीक है, इस तरह से मैंने इस इंडक्टर कैपेसिटर के रजिस्टर ही ले लो, फिलहाल रजिस्टर के थ्रू मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया था और मैंने देखा था कि ये जो करंट देगा ये हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस रजिस्टर से ये करंट हमेशा ही इसी डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है या हमेशा ऐसा होगा, या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है जिसके अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता हो, करंट अपनी दिशा को बदल सकता हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हमें समझना चाहिए। तो जरूर हमारे पास ऐसा कुछ है जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। और आपका चैप्टर का जो नाम है, जो कि आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम भी प्रत्यावर्ती धारा ही है। क्या नाम है चैप्टर का? प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आप चैप्टर भी लिख लें और हम आगे चल के इसको समझते भी हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या है और क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या इंग्लिश में इसको हम कहें तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एसी। प्यार से हम इसको बोलते हैं एसी। ठीक है, एसी वाला वो वाला एसी नहीं जो घरों में लगता है, वो वाला एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, इसको हम प्यार से बोलते हैं एसी। ठीक, अच्छा चलिए, क्या डेफिनेशन अभी प्रत्यावर्ती धारा की हमने समझी, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने डेफिनेशन क्या समझी? मैंने आपको कहा अभी तक जो हम बैटरी लगा रहे थे, जो बैटरी की हम चर्चा कर रहे थे, उस बैटरी में हमेशा ही जो डायरेक्शन था करंट का वो एक ही दिशा में था, है ना। मतलब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में अंदर जा रहा है, ये हमने बात करी थी। वो बैटरी चार्जिंग वार्जिंग की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो बैटरी का डायरेक्शन अगर से निकल रहा, मतलब एक ही यूनिट डायरेक्शन था, तो पॉजिटिव साइड से निकल रहा था, नेगेटिव साइड में अंदर जा रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि करंट का डायरेक्शन सर्किट के अंदर चेंज हो गया हो, झट से अपने आप बदल गया हो। ठीक है, अपने आप कहीं बदल गया हो डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ऐसे करंट को जो कि अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकता, उसको बोला क्या? डायरेक्ट करंट। क्या बोला? डायरेक्ट करंट, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जो कि अपना डायरेक्शन नहीं बदलता, इसको हमने बोला क्या? डायरेक्ट करंट। ठीक है, और वहीं अगर इसकी उल्टी डेफिनेशन देखें कि ऐसे अगर हमारे पास एक ऐसा सोर्स मिल जाए, एक ऐसा हमारे पास सोर्स हो जो कि जिससे जो धारा निकल रही हो वो अपनी दिशा बदल सकती हो, वो अपनी दिशा को परिवर्तन कर सकती हो, दिशा में परिवर्तन कर सकती हो, तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं हम उसको? ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि हमारे पास एक ऐसा सोर्स हो जिससे निकलने वाली धारा अब समय के साथ अपनी दिशा बदल सकती हो, तो उसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। या सीधे सीधे अगर मैं लिखता हूं तो दिशा बदलती हुई धारा को हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। दिशा बदलती हुई धारा को हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में लिखें, जो मैं लिख रहा हूं ये तो आप लिख ही रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उसको भी डेफिनेशन कॉपी कर दें साथ में, कि अगर हमारे पास एक ऐसा सोर्स हो जिससे निकलने वाली धारा समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन कर सकती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? फिर से लिख लो एक बार, ऊपर तो लिख ही रखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास डेफिनेशन। अब देखें जरा आपको डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई। मैं कुछ यहाँ पर फिगर्स बनाता हूँ, कुछ डायग्राम बनाता हूँ, कुछ ग्राफ बनाता हूँ, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से है। ठीक है, समय के साथ मैं बोला समय के साथ धारा बदल रही है, अपनी दिशा बदल रही है, तो समय के साथ दिशा बदलती हुई धारा क्या है? मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ, इसको किसी ग्राफ पे दिखाना चाहूँ, किसी ग्राफ में अगर इसको मैं शो करना चाहूँ तो किस तरह से शो करूँगा? पहले हम डीसी की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट किस तरह शो करेंगे। डायरेक्ट करंट कभी भी अपनी दिशा नहीं बदल रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो मान है, वो भी बराबर ही है। जैसे कि जो हमने अभी सर्किट बनाया था, मान लीजिए 2 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास यहां पर है, और यहां पर कितने 4 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी है, 4 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस। मैं पूछूं आपसे इसमें कितना करंट है, तो आप बोलोगे 2 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो करेगा। बहुत आसानी से आप इसमें निकाल लोगे 2 एम्पीयर करंट। क्या ये 2 एम्पीयर का करंट जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल अपना जो करंट है उतना ही करंट इसके अंदर फ्लो कर रहेगा हमेशा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट समय तक। अगर हम मान लें कि इनफाइनाइट समय तक इसके अंदर बह सकता है, तो हम जितने भी समय की बात कर रहे हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा इसमें इतना ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो डीसी को तो आपने एक तरह से एक तरीका है डीसी को दिखाने का, जो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से रजिस्टर के अंदर आप दिखा दोगे, तो ये कौन सा करंट हो गया? डीसी करंट हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको एक और ग्राफ देता हूं कि इस प्रकार से बताइए कि अगर मेरे पास इस तरह से परिवर्तन हो रहा है करंट का समय के साथ, करंट का समय के साथ इस तरह से परिवर्तन हो रहा है,
ठीक है, और बढ़ा लेते हैं इसको हम। इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो ये एसी ग्राफ होगा या डीसी करंट जो इसके अंदर है वो एसी करंट होगा या डीसी करंट होगा। ठीक है, आपको उस पर कमेंट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। और बना लेता हूं मैं ग्राफ, और भी चीजें देख लेते हैं, और भी हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहां से ये आई करंट है और ये टी टाइम में बदल रहा है इस तरह से। इसमें कौन कौन से एसी ग्राफ है, कौन कौन से डीसी ग्राफ है, इसके बारे में ये तो हमने बता ही दिया कि तो डीसी ग्राफ है। ठीक है, ये तो डीसी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं। ये कौन सा ग्राफ है भैया, ये क्या है, ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये जो है ये डीसी ग्राफ है। ठीक है, इसमें डीसी करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्यों डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इस चीज को समझेंगे कि डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन बदलने का मतलब यहां पर क्या है कि करंट का डायरेक्शन अगर मैं मानता हूं कि यहां पर इधर निकल रहा था तो पॉजिटिव, अगर मैं इसको कहता हूं, ठीक है, तो उसका जो उल्टा डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो करंट की अगर आप वैल्यू देखते हो तो ये तो पूरी की पूरी ऊपर जितने भी वाई एक्सिस पे करंट के वैल्यूज हैं ये सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं, नेगेटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी, तो ये डीसी है। हां, हालांकि हम इसको वेरिंग डीसी या बदलता हुआ डीसी कह सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इससे, लेकिन नाम अगर हमें याद हो रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो उसको हम वेरिंग डीसी कह सकते हैं, लेकिन वो है डायरेक्ट करंट है। यही इसकी बात करता हूं, यही इसकी बात करता हूं, तो आप कह सकते हो ये इसकी तरह से दिख रहा है तो हो सकता है डीसी करंट हो, लेकिन ये डीसी करंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार को मान लेते हैं टी समय के लिए, कुछ टी समय के लिए मान लेता हूं कि इतना है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी अगले टी समय के लिए मान लेता हूं कि ये नेगेटिव है। ठीक है, फिर अगले टी समय के लिए ये कितना हो गया, ये फिर पॉजिटिव हो गया, फिर अगले टी समय के लिए ये फिर से नेगेटिव हो गया। तो धारा जब अपनी दिशा बदल रही है, धारा जब अपनी दिशा बदल रही है, ठीक है, तो हम अब इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट कहेंगे हम, ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी हम इसको कहेंगे। ठीक है, बार बार इतना लंबा नहीं लिखा जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली एसी अभी लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट अब कहेंगे क्योंकि ये अपनी दिशा बदल रहा है, क्योंकि अपनी दिशा बदल रहा है। हमारे कोर्स में या हमें ज्यादातर जिससे पंगा पड़ने वाला है, जिससे बहुत ज्यादा सरोकार होने वाला है, वो कौन सा है, वो है ये वाला ग्राफ, ये वाला करंट। ये क्या है, ये क्या है, ये है साइनोसोइडल एसी। कौन सा एसी है, साइनोसोइडल एसी। अभी चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर, आप सिर्फ इसको याद रखें, ये साइनोसोइडल एसी है, साइनोसोइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है ये। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो किस तरह से ग्राफ बदल रहा है। यहाँ पे ये साइन के फंक्शन के रूप में ग्राफ बदल रहा है। ठीक है, साइन के फंक्शन के रूप में आप ग्राफ बदल रहा है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है ऊपर की साइड में और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी है नीचे की साइड्स में। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यह बहुत बहुत बेसिक चीज है जो आपको समझ में अभी आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अच्छा, जब हम ईएमआई पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ को इंड्यूस होने के 3 तरीके हैं। ईएमएफ इंड्यूस होने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें है कि आप एरिया को चेंज करें, जो कि मोशनल ईएमएफ में हमने समझा सारी चीजों को। दूसरा तरीका यह है कि आप चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको चेंज करें। या तीसरी चीज आप चेक करें कि तीसरी चीज आप चेंज करें कि जो बी और ए के बीच में एंगल है उसको बदलें। बी और ए के बीच में जो एंगल है उसको बदलें। मैंने वहां पर आपसे कहा भी था, इसको हम एसी में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से मान लेता हूं कि मेरे पास एक इस तरह से लूप है, कुछ लूप है मेरे पास, इस तरह से एक लूप है, लूप की ही हम चर्चा करते हैं, है ना। ये मेरे पास इस तरह से एक लूप है, इसमें करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसकी, मान लेते हैं बाहर की तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से बी। ठीक है, और अभी फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है, अभी फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है। अगर ऐसा रखा हुआ है ये, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर से कितना फ्लक्स होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, फ्लक्स जो होगा वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। बी कांस्टेंट हमने लिया है, एरिया इसका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस थीटा का यहां पर मान क्या होगा, यहां पर थीटा का मान देखना चाहते हैं हम, थीटा का मान क्या होगा। बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, मान लेता हूं ए का डायरेक्शन भी फिलहाल मेरे लिए बाहर की तरफ ही है, तो दोनों डायरेक्शन बाहर, cos 0 1 के बराबर हो जाएगा। फाई का जो वैल्यू होगा वो bA के बराबर, bA into 1 यानी कि bA के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए। अब देखो मैं इसको पूरा पलटा देता हूं, इस जो लूप है इसको पूरे का पूरे को पलटा देता हूं। ठीक है, घुमा देता हूं मैं इसको, तो आप देखोगे कि फाई का जो वैल्यू आया वो कितना आया, bA into cos
अभी कितना एंगल हो गया बी और ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो फाई का जो वैल्यू आया कितना आ गया माइनस बी ए वैल्यू इसका आ गया, मतलब बी ए से जो वैल्यू था वो माइनस बी ए पर पहुंच गया, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है थीटा को चेंज करने पर। अगर थीटा को चेंज करने पर बदलाव आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो सीधे सीधे फ्लक्स में चेंज होने का मतलब यह होता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, बैक ईएमएफ हमें जनरेट होता हुआ यहां से दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी अगर थीटा एंगल की बात कर लें, किसी भी थीटा एंगल पर अगर मुझे ये एस इस प्रकार से दिखता है, अगर मुझे लूप इस प्रकार से दिखने लगता है, ठीक है, बी और ए के बीच में एंगल ये है, अब बी तो बी है तो बी तो बाहर की तरफ ही रहेगा, ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ इधर आ जाएगा, ये जो ए है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, बाहर इधर इस तरफ बाहर की तरफ ही। आप देखो 3D में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको, है ना। तो आप देखोगे इधर है आपका बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ, है ना, और इसी से ए का डायरेक्शन आ रहा है, तो इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन आ रहा है। देखो कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में, थीटा एंगल इनके बीच में बन रहा है। दिस इज शोइंग दी मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये शो कर रहा है आपको एरिया का डायरेक्शन इधर, तो थीटा एंगल इनके बीच में बन रहा है। मैं थीटा एंगल बोल लेता हूं कि ये थीटा एंगल बन रहा है। अच्छा, किसी भी टाइम टी पर अगर मैं थीटा निकालता हूं, तो अगर ये मैं बोलता हूं कि इसको हमने किसी ओमेगा से रोटेट कराया, बिल्कुल कांस्टेंट ओमेगा से हम इसको रोटेट करा रहे हैं, तो किसी भी टाइम टी पर हम कह सकते हैं थीटा का जो मान होगा वो ओमेगा टी के बराबर आएगा। कोई टेंशन वाली बात हमें इसके अंदर नहीं। और हम वहां से लिख सकते हैं कि फाई का जो मान किसी भी टी समय पर होगा, किसी टी भी समय पर फाई का जो मान होगा वो बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल फ्लक्स। कहां चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये तो एक लूप की बात करी, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस में सिर्फ एक लूप तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लूप्स इसके अंदर होंगे, क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए ईएमएफ भी अच्छा खासा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, एन अगर इसके अंदर लूप है तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर, एन बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर हमारे पास फाई का वैल्यू आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है भैया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ, और हम जानते हैं कि ईएमएफ का जो मान होगा वो डी फाई बाई डी माइनस डी फाई बाई डी टी, लेंस लॉ वगैरह लगाकर सारे लॉ लगा के हमें ये पता चल जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी देखोगे आप, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस माइनस ले जाएगा साथ में इसको, एन बी ए ओमेगा, अच्छा ओमेगा भी आएगा डिफरेंशिएट करने बाहर, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ईएमएफ का जो मान है मेरे पास क्या आ गया, ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने एन बी ए ओमेगा जो आया उसको क्या रख दिया है, ई नॉट रख दिया है, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई है ई नॉट साइन ओमेगा टी की, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, यहां तक वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें करंट भी चाहिए, तो हम क्या करें, करंट हम जानते हैं कि ई बाय आर के बराबर होता है, तो मैं इसको क्या रखता हूं, आर से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ, तो मुझे मिल जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइनोसोडल वेरिंग हमारे पास करंट मिल गया है, जो कि हमने ग्राफ अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। फिर से अगर मैं उसको बना दूं तो एक कुछ इस तरह से वेरी करता हुआ हमें नजर आएगा, जहां पे आई नॉट जो वैल्यू होगी इसकी पीक वैल्यू हम इसको कहेंगे, आई नॉट जो वैल्यू होगी इसकी पीक वैल्यू हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी ये आई नॉट की होगी, ये आई है और ये टी। इतना सब आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते। लिख लिया आपने तो आगे बढ़े हम। ये हमें पता चला कि करंट, साइनोसॉइडल करंट कैसे बन रहा है, ठीक है। हमने एक लूप लिया और यही बेसिस बनता है हमारे जनरेटर का। जो जनरेटर आपके लगे होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं घरों में, ठीक है। जो आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कहाँ से चार्ज हो रहा है, ठीक है। लैपटॉप चला के आप बैठे हो, कहाँ से चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, वहाँ से चार्ज हो रहा है, ठीक है। और वहाँ से चार्ज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनरेटर्स लगे हुए हैं, जनरेटर्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बहुत बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, ये सब पावर प्लांट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बेसिस जो उनका है, ठीक है, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हमारे पास जनरेटर है, ठीक है। उसी जनरेटर की एनर्जी हमारे घरों तक पहुँचती है, ठीक है। तो यही बेसिस बनता है जनरेटर का। साइनोसॉइडल करंट हमारे घरों में आता है, तो हम समझ गए हैं कि हमारे घर में कौन सा करंट आता है, साइनोसॉइडल करंट हमें घर में मिलता है। घर में देखने को हमें कौन सा करंट मिलता है, साइनोसॉइडल करंट हमें देखने को, मतलब जो हम लाइट वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो साइनोसॉइडल आ रही है, ठीक है। साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, मतलब साइन वेव में हमें मिल रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बहुत बार अभी इस्तेमाल होने वाला है, आगे यही इस्तेमाल होगा ही अब। इसी पे हम चर्चा करते जाएंगे, इसी पे हम चर्चा आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा अभी कि आपके घरों में जो लाइट आ रही है वो साइनोसॉइडल फॉर्म की है, ठीक है। साइनोसॉइडल कर्व हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से कुछ हमने साइनोसॉइडल कर्व बनाया है। ऐसे आपने देखा, आप समझ गए इस चीज़ को, किस तरह से साइन ग्राफ होता है आपका।
देखिए ज़रा, ये आपका साइन ग्राफ इस तरह से होता है ना। अच्छा, और बढ़ा लें थोड़ा सा आगे, इसको और बढ़ा दें ताकि हमें चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है घरों में, वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज के आसपास होती है, ठीक है। एवरेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है अपने घरों में। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टाइम है, ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है, समय के साथ अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, ठीक है। तो ये बता रही है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये बता रही है कि कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, कितनी बार जो करंट है अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो आप देख सकते हो कि अगर ये 0 समय है, ठीक है, और ये t समय मान लो, इसके बाद साइकिल रिपीट हो गई, तो ये एक टाइम पीरियड मुझे मिल गया। आपने कहा यहाँ से आपने कर्व स्टार्ट किया, ठीक है, और ये वाला कर्व भी उसी बिल्कुल सेम हो गया, मतलब ये टी हो गया, तो टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि ये एक साइकिल हो गई हमारे पास, ठीक है। इस एक साइकिल पर अगर चर्चा करते हैं, साइकिल की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हुआ है। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हुआ है। करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ है? एक साइकिल में 2 बार। एक साइकिल में 2 बार करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ है? एक साइकिल में 2 बार चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताएं कि एक साइकिल में करंट 0 कितनी बार हुई है, एक साइकिल में करंट 0 कितनी बार हुई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एक साइकिल में करंट 2 बार 0 हुई है। एक साइकिल में करंट 2 बार 0 हुई है, ठीक है। आप कैसे कहेंगे इसको? आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, ये आपकी साइकिल है, आपको 3 0 दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अपनी साइकिल में लेते हो, तो आप इस वाले पॉइंट को फिर अपनी साइकिल में नहीं लोगे, ठीक, क्योंकि अगली साइकिल का पॉइंट हो जाएगा। अगली साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी ना, तो फिर आपको यहाँ से उसका पॉइंट लेना पड़ेगा। तो अगर इसको लेते हो तो इसको नहीं लोगे, ठीक है, और अगर इसको लेते हो तो इसको नहीं लोगे। तो आप देख सकते हो कि एक साइकिल में करंट कितनी बार 0 हुआ? एक साइकिल में करंट 2 बार 0 हुआ। एक साइकिल में 2 बार 0 करंट हुआ, 2 बार 0 हुआ करंट, ठीक है। करंट कितनी बार 0 हुआ? 2 बार 0 करंट हो गया हमारे पास, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 2 बार करंट 0 हुआ है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है। एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है भाई? तो एक साइकिल में टाइम लगेगा 1/50 हर्ट्ज, 1/50 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक साइकिल में कितना टाइम लगा, एक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो वो कितना टाइम है? 1/50 सेकेंड। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 1/t आप उसको करोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 1/50 सेकेंड में साइकिल कंप्लीट हो रही, मतलब 1/50 सेकेंड में कितनी बार 0 हो गया? 1/50 सेकेंड में 2 बार करंट 0 हो गया, 2 बार 0 हो गया, ठीक है। और 1/100 सेकेंड में कितनी बार हुआ? यानी कि आधी साइकिल में कितना हुआ? 1 बार 0 हो गया, 1 बार 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड की अगर बात करूं तो 1 सेकंड में कितनी बार हो जाएगा? 1 सेकंड में 100 बार करंट 0 हो जाएगा। 1 सेकंड में 100 बार करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होने का मतलब क्या होता है? करंट 0 होने का मतलब ये होता है कि लाइट गई, ठीक है, लाइट चली गई, हमें देखने को नहीं मिला। जो ट्यूबलाइट जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा तो कभी हमें दिखता नहीं, कभी शो नहीं होता कि लाइट चली गई हो, ठीक है। करंट 1 सेकंड में 100 बार 0 हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लाइट बंद, जो बल्ब है वो बंद बुझ कर रहा हो, 1 सेकंड में 100 बार बंद हुआ हो, 100 बार जल गया हो, ठीक है। तो ऐसा तो कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप, जैसे कि आपने कभी वीडियो बनाया होगा, मोबाइल में कभी आपने वीडियो बनाया होगा, जब आप उसको एडिट करते हैं, जब आप उसको एडिट करोगे, इस वीडियो को, जब आप उसको वीडियो को एडिटिंग में लेके जाओगे, तो एडिटिंग में दिखाता है आपको कि वो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से उसकी पिक्चर्स होती हैं, ऐसे कई सारी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको चलाते हो तो आपको पिक्चर्स नजर नहीं आती, आपको वीडियो नजर आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता कि एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर आ गई, ठीक है। उसके दिमाग, हमारा दिमाग है, हमारे पास एक पिक्चर रिटेन रहती है, उससे पहले कि वो हटती है, उससे पहले दूसरी पिक्चर आती है, इसलिए हमें लगता है कि एक वीडियो चल रहा है, एक वीडियो चले जा रहा है। तो जब ये तो वीडियो की बात है, इसका तो बहुत कम, इसका तो जो फ्रेम पर सेकेंड होता है बहुत कम होता है, और लाइट तो उससे बहुत ज्यादा टाइम्स में हो रही है,
है ना। 24 फ्रेम पर सेकंड हो गया, 50 फ्रेम पर सेकंड हो गया, ये हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन लाइट तो आप देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है, मतलब 1 सेकंड में 100 बार चेंज आ रहा है, तो उसको तो हमारा ब्रेन जो है इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो आप जिस लाइट को देख रहे हो, अगर एसी से जल रही है, तो वो 1 सेकंड में 100 बार शून्य हो रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको रीड एंड रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसको रीड एंड रजिस्टर नहीं कर पाता। एक छोटी सी बात, हमारा ब्रेन रीड एंड रजिस्टर उसको नहीं कर पाता। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होता तो हम पढ़ ही नहीं पाते। हम यही देखते रहते यार, लाइट ही नहीं चल रही सही से यार, एसी हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, डीसी यूज करना पड़ता है हमें सब जगह। डीसी भी ऐसा डीसी जिसमें लाइट का कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो हमें हमेशा डीसी यूज़ करना था, और डीसी यूज़ हम हमेशा कर नहीं पाते, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ कैसे बनाते, कमरे के बराबर बैटरी थोड़ी बनाते। घरों में पता कि एक कमरा अलग से बन रहा है जिसमें बैटरी रखी हुई है, ठीक है, वो बैटरी चार्ज भी हो रही है, वो चार्ज कैसे होती है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है। अच्छा चलिए अब आगे चले, थोड़ा मैथमेटिकल बातें करते हैं। ये तो प्यारी प्यारी बातें हो गई, कैसे होता है और वैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों वाली बातें जो आपको पहले से पता भी होंगी, थोड़ी बहुत वाली बातें हो गई, थोड़ी मैथमेटिकल बात करते हैं। फिर से इस ग्राफ के ऊपर चलते हैं। यही ग्राफ हमें समझना है बहुत बार। अभी I = I0 sin ωt हमारे पास है, ठीक है। इसी ग्राफ पर हम चलते हैं। अगर इसी ग्राफ की हम बात करते हैं, तो देखें भाई जरा ये ग्राफ क्या कह रहा है आपसे। अगर मैं पूछता हूं कि बताइए कि इस ग्राफ के अनुसार अगर ये पूरा टाइम पीरियड एक टी हो जाए, 0 से टी यहां पर हम चले जाएं और ये t/2 का समय हो, ठीक है, यहां पर हम चले जाएं, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए टी समय में, 0 से टी समय में इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इस ग्राफ का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कोई ग्राफ होगा, कहीं से ऐसा ग्राफ है, बस आपको बताना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे इसका एवरेज वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है कि इसके मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव ही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जब आप उसको ऐड करोगे तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर करंट में शो कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइम शो कर रहा हूँ, तो एक टाइम पीरियड में करंट का जो एवरेज वैल्यू आया वो तो 0 के बराबर आ गया, है ना। एवरेज वैल्यू 0 के बराबर आ गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है अगर मैं यहां से एक रजिस्टर लगा देता हूं और इस रजिस्टर से मैं करंट फ्लो करा रहा हूं I, अगर I करंट यहां से फ्लो करा रहा हूं, R से मैं करंट फ्लो करा रहा हूं I, ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेशन जो होना चाहिए अगर I के अनुसार होता है तो I एवरेज तो 0 है, एनर्जी डिसिपेशन तो होना ही नहीं चाहिए, एवरेज एनर्जी डिसिपेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन एनर्जी डिसिपेशन होता है, क्यों होता है एनर्जी डिसिपेशन? इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी और जो अपना करंट है उसमें I² का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? I² रिलेशन। क्या लिखते हो आप? I² RT। एनर्जी क्या लिखते हो? I² इंटू R इंटू टी, ठीक है, I² इंटू R इंटू टी। ये रिलेशन आप इस्तेमाल करते हैं, ना कि I के वाला रिलेशन आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी जो कि I² टर्म्स में हमें मिले, जो कि I² टर्म्स में हमको मिले, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से उसको समझें कि आप देखोगे यहाँ से आप जब आप गए हो तो इस दिशा में चाहे करंट चाहे इस दिशा में आए तो I² R के हिसाब से अनुसार वो तो पावर तो एनर्जी तो डिसिपेट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है। अच्छा, हम समझ गए हैं कि एवरेज वैल्यू से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि स्क्वायर के रिलेशन में हो, स्क्वायर के टर्म्स में हो, हमारे पास मिले, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी या कहाँ से आएगी ऐसी वैल्यू, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। उस वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बहुत ही जनरल चीज़ें हम बात कर लेते हैं, उसको निकालने के से पहले हमें कुछ और भी चीज़ें आनी चाहिए, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होगा? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, कोई जनरल आपके पास फंक्शन है जिसको मैं y = fx से देता हूँ, जिसको मैं किससे देता हूँ? y = fx से मैं इस फंक्शन को बताता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि x1 से x2 रेंज में, x1 to x2 रेंज में, x1 to x2 रेंज में आप मुझे y की एवरेज वैल्यू बता दें, y की एवरेज वैल्यू बता दें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको y x के टर्म्स में याद है, पता है, आपको दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इंटीग्रेशन y dx 0 x1 से x2। कुछ लोगों को पता भी होगा ये, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, अपॉन dx x1 से x2,
ठीक है, ये रिलेशन यूज करके आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे, रिलेशन यूज करके आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे, आपके पास जनरल अगर मान लीजिए ये आई हम ले लेते हैं और आई की एवरेज वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको आई गया, इस आई की एवरेज वैल्यू निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो आई की एवरेज वैल्यू क्या होगी, अब मैं जानता हूं कि टी समय पर अगर निकालता हूं तो आई की एवरेज वैल्यू 0 आने वाली है। तो मैं कहां से निकालता हूं, t/2 समय तक, 0 से t/2 समय में मैं आई की एवरेज वैल्यू निकालने का कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा टी की बात करें तो टी क्या है भाई, टी क्या होता है, टी का फॉर्मूला आप जानते हो पहले से कि टी का फॉर्मूला होता है 2π/ω के बराबर होता है। ठीक है, 2π/ω के बराबर होता है और यहां से ओमेगा जो होगा वो 2π/t, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओमेगा इसको 2πf होता है, उसी फॉर्मूले से हमने इसको निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, इसको आप याद रखें, काम आएगी हमारे। अच्छा 0 से t/2 के हम निकालने का प्रयास करते हैं। 0 से t/2 क्या हो गया, 0 से t/2 हो गया ये, 0 से t/2 हो गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए आगे चलें। तो अगर 0 से t/2 हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास जो फंक्शन है वो है i = I0 sin ωt। ठीक है, तो i का अगर एवरेज वैल्यू निकालना हो तो i का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम निकालना पड़ेगा I0 sin ωt, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, समय के रिस्पेक्ट में, तो dt और नीचे dt। कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से t/2 और यहां से 0 से t/2। ठीक है, I0 बाहर निकाल लो, चलो एक काम करो कि I0 बाहर निकाल लो, तो ये हो गया I0 इंटीग्रेशन 0 से t/2 sin ωt dt। ठीक है, और नीचे आपके पास आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, t आ जाएगा, t की जगह पे क्या रख दूं, लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे t/2 आ जाएगा, ये 2I0 नीचे गया और t नीचे बच गया। ठीक है, और इसको प्यारा सा बना लेते हैं, तो इतना बड़ा हटाने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें चाहिए sin ωt का, हमें चाहिए sin ωt का इंटीग्रेशन। तो sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ωt। कहां से कहां तक करना है हमें, 0 से t/2 तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 से t/2 तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आ जाएगा, 2I0/t। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, वैल्यू रखोगे आप, वैल्यू आप रखोगे तो -cos, अच्छा इंटीग्रेट करोगे नीचे ओमेगा भी आएगा, इस ओमेगा को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा भी आएगा, तो इस ओमेगा को मैंने बाहर निकाल लिया, तो -cos ωt/2। ठीक है, -cos 0, -cos 0, हाँ माइनस है ना यहाँ पे, तो -cos 0, ये प्लस cos 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अच्छा इसको आगे करें तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आ रहा है, आई एवरेज का वैल्यू आप देखोगे बाहर क्या चल रहा है, 2I0/t। अभी सब वैल्यूज रख के हम आसान करेंगे इसको, है ना, cos ωt/2, तो cos ωt/2। अच्छा तो -cos ωt, ओमेगा की जगह पे क्या रख सकता हूँ या t की जगह पे क्या रख सकता हूँ, तो ओमेगा को ओमेगा रहने दो, t की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, t की जगह रखता हूँ 2π/ω। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया 2π/ω। ठीक है, प्लस cos 0 कितना मिला देखो जरा, 2I0। अब यहां पर भी चेंज कर दूं क्या, t की वैल्यू रख देता हूं 2π/ω। ठीक है, और एक ओमेगा यहां चल ही रहा है, तो cos कितना हो जाएगा, कटेगा, ये कटेगा cos π माइनस ऑफ -1 इज +1। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, ये आगे यहां से भी काट दो इसको, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 2 अंदर आ जाएगा, तो I0 × 2/π, I0 × 2/π। तो हाफ साइकिल में जो I का एवरेज वैल्यू आएगा वो I0 × 2/π आएगा, I0 × 2/π आएगा। याद रखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, याद रखने वाली बात है आपके लिए ये कि इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो I0 × 2/π के बराबर आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए उसको और बातें करते हैं हम थोड़ी थोड़ी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कि इसके जो नेगेटिव हाफ है, जो इसका जो नेगेटिव हाफ है, इसमें कितना एवरेज वैल्यू होगा, इसमें एवरेज वैल्यू क्या होगा आई का, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -I0 × 2/π। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास इसका एवरेज यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एवरेज वैल्यू आपका इसका यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा हाफ साइकिल में पूछता हूँ कि हाफ साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू होगा, हाफ साइकिल मतलब इसका भी हाफ, यानी कि t/4 1/4 साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू होगा, तो जितना एवरेज इस पूरे का आया है उतना ही एवरेज इसका भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एवरेज कितना होगा, I0 × 2/π के बराबर, I0 × 2/π के बराबर इसका एवरेज आएगा। ठीक है, इसका पूछता हूँ कि इस वाले का क्या एवरेज वैल्यू है, तो जितना इसका आया था उतना ही इसका भी आएगा, तो कितना आएगा इसका, -I0 × 2/π के बराबर इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है क्या? बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका कैसे निकल रहा है तो t/4 टाइम के लिए निकाल के देखो, उतना ही वैल्यू आ जाएगा। उसी फंक्शन को t/4 टाइम के लिए करोगे तो यही वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो, उसको कर लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं और देखते हैं। ये एवरेज की बात करिए हमने, अब एवरेज पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि एवरेज पे अगर पूछा जाए हमसे, कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे दे दिया जाता है कि एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है, तो एक फंक्शन ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ है जो इस तरह से बदल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या है, ये आई है और ये इधर टी है, आई है और इधर ये टी है। ठीक है, अच्छा और क्या चाहिए आपको, ये टी समय है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी ले लो आप, ये आई नॉट वैल्यू आप यहाँ पर इसकी ले लो। ठीक है, और कुछ चाहिए, ये 2t समय है और ये 3t समय है। इसका एवरेज वैल्यू निकाल दो मुझे एक टाइम पीरियड में, कि एक पूरी साइकिल, एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल में कितना इसका एवरेज वैल्यू होगा। तो 0 से t समय ये है तो एक साइकिल यही होगी, तो इसी साइकिल में हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें इसको करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए कि एफ टी का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इधर t है, इधर आपका i है, तो i को t के रूप में आपको चाहिए होगा कि i t के रूप में क्या होगा, तभी निकाल पाएंगे, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं i एज अ फंक्शन ऑफ t। कैसे निकालेंगे भाई, ये वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू है आपकी t। ठीक है, और ये वैल्यू है आपकी आई नॉट। मैं किसी टी समय की बात करता हूं तो किसी टी समय पर ये टी होगा और ये आई के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स अगर लगा देता हूं तो अगर ये आई नॉट है, ये टी है, तो ये आई है और ये टी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम कह सकते हैं कि आई नॉट बटे टी जो होगा वो आई बटे टी के बराबर होगा। तो आई जो टी के रूप में आ जाएगा वो क्या होगा, आई नॉट बटे टी इंटू टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई की, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू एवरेज की। ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए लो भाई एवरेज निकाल लो, तो आई नॉट बटे टी तो बाहर आई गया आपका। ठीक है, पूरा एक बार से लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आई नॉट बटे टी डी टी। ठीक है, 0 से टी, एक साइकिल में नीचे आएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी। ठीक है, बच्चों की तरह हमने पूरा इसको लिख लिया। आई नॉट बटे टी को बाहर निकाल लो, आई नॉट बटे टी को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर बटे 2, टी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और ये नीचे क्या आएगा आपका 0 से टी तक। ठीक है, ये नीचे भी आप करोगे तो टी बनेगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर आपके पास मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करें, वैल्यू रखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कट पिट जाएगा और आपके पास आई नॉट बटे 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। आई एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो आई नॉट बटे 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात है इसको निकालने में, कोई मुश्किल बात नहीं। ये हमने क्वेश्चन क्यों किया, ये तो बहुत आसान था, इसको आप ऐसे भी बिल्कुल अपने आप भी कर सकते थे, मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि इसको निकालने का एक तरीका और है हमारे पास। वो तरीका क्या है, देखो हमने क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू हम क्या लिखते हैं, हम एवरेज वैल्यू लिखते हैं हम एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, किसी की भी एवरेज वैल्यू लिखते हैं हम अपॉन इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। कोई भी अगर कर्व है तो उसके अंडर का एरिया अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से लिखते हो, एफ एक्स डी एक्स से आप इसको लिखते हो। तो इसके अंदर का एरिया कितना होगा, इसके अंदर का एरिया कितना होगा, इसके अंदर का एरिया कितना होगा, तो इसके अंदर के एरिया को आप लिखोगे, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है भाई आपका टी, और हाइट कितना है आई नॉट। ठीक है, तो ये आई नॉट टी बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई नॉट टी बटे 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एवरेज वैल्यू करंट का। तो करंट का वैल्यू यहाँ से एवरेज कितना आएगा, तो आई नॉट टी बटे 2, और किस साइकिल में चाहिए, इंटीग्रेशन करो, टी बराबर आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आपको मिल गया आई नॉट बटे 2 के बराबर। इतना ज़्यादा फंक्शन निकालने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, कभी फंक्शन निकालने की आवश्यकता हमें रही ही नहीं इसके अंदर। हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये वैल्यू आने वाली है। आती बात समझ में, है ना। ऐसा ही अगर चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं वैसे इसको, लेकिन मैं आपसे पूछता कि इस वाली रेंज में कितना एवरेज वैल्यू होता, तो कितना होता, आई नॉट बटे 2। इस वाली रेंज में कितना एवरेज वैल्यू होता है, तो आप बोलते हैं आई नॉट बटे 2। क्या उसमें कौन सी बड़ी होता है, क्या अलग अलग पूछ लिया आपने, कुछ नहीं, एक टाइम पीरियड पूछ रहे। मैं आपसे पूछता कि बताइए 0 से 3t, 3 साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता। अरे भाई इसका भी आई नॉट बटे 2, इसका भी आई नॉट बटे 2, इसको भी आई नॉट बटे 2,
ठीक है। तो इस पूरे का भी आई नॉट बटे 2 ही होता है ना, पूरे का भी आई नॉट बटे 2 ही तो होता है ना। तो आप देखते इसका वैल्यू अगर इसका एवरेज वैल्यू 2 आ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 + 2 + 2 बटे जो आप क्या करोगे नीचे जो आपके पास टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, तो 2 के बराबर ही आ जाएगा, 2 + 2 + 2 बटे 3, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगी सब चीज़ें, आपके पास फिर से एवरेज वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम इसके ऊपर, जल्दी से खटाक से हम इसको कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं और काम की बातें भी करते हैं, जो कि मैं आप आज की क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हमें काम आने वाली हैं आगे चल के, जो आपको अगर पता ना हो तो आप ऐसी नहीं पढ़ पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, उनकी इन्हीं चीज़ों के बारे में आज चर्चा में करने वाला हूँ। तो देखिए भाई क्या करें, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये है हमारे पास, है ना। अच्छा भाई ये ग्राफ कुछ इस तरह से बदल रहा है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बदल रहा है, ठीक है। ये वैल्यू जो आपके पास है ये आई नॉट के बराबर है, और यहां पर जो वैल्यू आपके पास है ये 2 आई नॉट के बराबर है, ठीक है। और ये टी समय में ऐसा हो रहा है, टी 2t 3t, ये टी वो टी 4t 5t, ये सब में ऐसा हो रहा है। आपको बताना है कि एक टी समय में इसका क्या होगा, इसका क्या एवरेज वैल्यू होगा। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, टी समय में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया निकालोगे, सॉरी नॉट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से होंगी, ये और ये, तो कितना हो जाएगा 3 आई नॉट इंटू बेस कितना है t, ठीक है, बटे क्या होगा, बटे में आएगा आपके t, क्योंकि ये इतनी साइकिल में आप निकाल रहे हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t के बराबर है, t से t कटेगा, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 3 आई नॉट बटे 2। कितना मुश्किल था ये, इतना मुश्किल सवाल कर नहीं पाते क्या, है ना। ये बहुत आसान चीज़ है। इस पूरे का भी अगर पूछ लेता आपसे कि बताओ कि तीनों साइकिल 3t साइकिल तक कितना एवरेज वैल्यू आएगा, तो इतना ही आता, 3 आई नॉट बटे 2 आता। ये एवरेज की खास बात है, एवरेज की खासियतों की बात हमने करी है। अच्छा एवरेज की बात तो हमने कर ली, लेकिन हमें ये भी रियलाइजेशन साथ साथ है कि एवरेज से हमारा काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। एवरेज की बात अगर हम करें तो सिर्फ एवरेज से हमारा काम चलने वाला नहीं है। छोटे मोटे काम हम कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन सब छोटे मोटे कामों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन एवरेज पूरी तरह से हमारे काम का नहीं है। तो एवरेज में पूरी तरह से हमारा काम होगा नहीं, तो क्या होगा, कैसे होगा हमारा काम, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं जो एसी पढ़ने में हमारी मदद करेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पावर है वो I²R इस प्रकार से बदल रही है, ठीक है। पावर जो है वो I²R इस प्रकार से बदल रही है। अगर मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू यूज करता तो इसके अनुसार अगर मैं इसको रखता I एवरेज का स्क्वायर इंटू R, तो ये तो जीरो वैल्यू आ जाती है, तो मैं कोई काम का नहीं है, तो गलत चीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब तो इसके अनुसार मैं एसी में तो कुछ यूज नहीं कर सकता एवरेज वैल्यू, है ना। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा टर्म चाहिए जो कि स्क्वायर यूज कर रहा हो, I का स्क्वायर यूज कर रहा हो, ठीक है। तो I का स्क्वायर कोई ऐसी वैल्यू यूज कर रही हो, उसके लिए हमने एक नया टर्म या नई चीज डिफाइन करी, जो कि हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, या पहले हम समझते हैं मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद हम रूट पे चलेंगे। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या कहते हैं हम इसको, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। आपके लिए क्या है मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, ये है सच में यही है, लेकिन हमें ऑफ समझ में नहीं आया तो हमने उसको हटा दिया, है ना। अच्छा नहीं लग रहा था हमें ऑफ, तो हमने उसको हटा दिया, है ना। तो उसको क्या कर दिया, मीन स्क्वायर वैल्यू कर दिया। तो लेकिन है क्या ये मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। जो हमने अभी तक निकाली वैल्यूज वो हमने मीन वैल्यूज ही निकाली, सबकी हमने मीन वैल्यूज ही निकाली है। और मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है मीन का मतलब, ठीक है। चलिए ये बात हम समझ में आती है। अच्छा स्क्वायर वैल्यू, किसकी स्क्वायर वैल्यू भैया, किसकी स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू की बात करें तो किसकी स्क्वायर वैल्यू, तो हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें चाहिए I का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर जो होगा वो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और इस वाली वैल्यू का मीन, यानी कि इस वाली वैल्यू का एवरेज, तो इस वाली वैल्यू का एवरेज निकाल दो। इस वाली वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
कहाँ पे निकालना है, समय के सापेक्ष निकालना है, और कितने समय में निकालना है, एक साइकिल की बात कर रहे हैं, एक साइकिल में कितना होगा। एक साइकिल में एवरेज तो 0 हो गया था, लेकिन इसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको हमें एक ही साइकिल पर पता करना है कि एक साइकिल में 0 से t में ये क्या वैल्यू लेगा। ठीक है, तो उसको हम पता करना। आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर हमें समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। dt का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, t के बराबर आ जाएगा। इसको आई नॉट बटे टी तो आपने ऐसा का ऐसा रख लिया। ठीक है, ये आपके समझ में आता है। अंदर बचता है आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बचता है। तो क्या होगा भाई, ये होगा आपके पास आई नॉट बटे टी, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिखे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे इंटीग्रेट करें। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हो कि आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 के बराबर आएगा। हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉस के टर्म्स में, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसको इंटीग्रेट करना अब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। 0 से t समय में मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t समय में। तो क्या हो गया, आई नॉट बटे टी। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह इंटीग्रेट करके बता रहा हूं मैं आपको पहली बार में, बाकी फिर हम बाद में जल्दी जल्दी करेंगे। तो 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 भी बाहर निकाल लें तो 1/2 भी हट जाएगा यहां से, है ना। इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, तो dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, ये हमारे पास आ गया 0 से t समय और 0 से t समय में। ठीक है, अंदर ये तो सब बाहर चल ही रहा है और इसको हमने ब्रैकेट में डाल देना चाहिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आई नॉट बटे 2t, ठीक है, t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो दैट इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 ओमेगा, इसके नीचे आ जाएगा। कहां से कहां तक रखोगे, इसकी लिमिट आपको रखनी है 0 से t तक। इसकी लिमिट अभी मैंने नहीं रखी है, तो इसकी लिमिट में रख देता हूं, इसकी लिमिट में रख देता हूं। तो आई नॉट बटे 2t बाहर चल रहा है, अंदर t आपका चल ही रहा है। ठीक है, प्लस साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी की आप रखोगे तो साइन इंटू 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू जमेगी। ठीक है, अच्छा ओमेगा फोमेगा का मान रखेंगे तो कितना आएगा देखें जरा, तो ये आपके पास आ जाएगा आई, अच्छा स्क्वायर चल रहा है भैया, क्या कर रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, ऐसे ना करो, ये स्क्वायर है, सब जगह स्क्वायर करो। आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हमने रखा है टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। इस 2 ओमेगा को हम क्या रख सकते हैं, इस 2 ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 पाई बाय टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई बचेगा नीचे। ये आपके पास बची हैं चीज़ें। अच्छा ये सब हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इसको हटाएं, थोड़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये टी आप बाहर निकालोगे तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई नॉट का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, कहाँ से कहाँ गए हम, 1 प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी। ठीक है, नीचे क्या बचा है इसके अंदर, 4 पाई, ये आपके पास बचा। आप देखो भाई, आई नॉट स्क्वायर बटे 2, इसकी वैल्यू निकाल ना सकते हैं हम आसानी से, तो इसका वैल्यू रखें अगर हम साइन 2 ओमेगा, और टी का वैल्यू रखूँ क्या, 2 पाई बाय ओमेगा, टी का वैल्यू में रखा 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 4 पाई, ये चल ही रहा है ना। आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये ओमेगा से ओमेगा कटा और ये वो 4 पाई, साइन पाई तो 0 के बराबर होता है, तो ये आपके पास आई नॉट स्क्वायर बटे 2 इंटू 1, जो कि आई नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर का मीन आया है, स्क्वायर का मीन वैल्यू आया है, वो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर आ गया है। आई नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर आपके पास वैल्यू मिल गया है कि इतना वैल्यू आता है। अगर साइनसोइडल फंक्शन है तो उसके जो मीन का स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना आता है, इतना आता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको याद रखना चाहता हूँ कि आप इसको याद रखो, इस चीज़ को आप याद रखो। यहाँ बना देता हूँ मैं इसको, इतना लंबा करने की फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत हमें इसकी इतना लंबा करने की नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है, मतलब स्क्वायर का मीन जो होता है वो 1/2 के बराबर आता है, वो 1/2 के बराबर आता है। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है एक साइकिल में एवरेज वैल्यू, वो 1/t के बराबर आता है।
1/2 के बराबर आता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल में कितनी भी साइकिल में आप निकालो उसको 1/2 के बराबर ही वो आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप करोगे, ये फंक्शन बनेगा आपका sin स्क्वायर ओमेगा टी का। sin स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतना ही आएगा 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2। कॉस की बात करते हैं तो कॉस का फंक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसकी भी वैल्यू है, तो ग्राफ ऐसे ही ना बिल्कुल सिमिलर सा ग्राफ है, तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर ही आएगी। डायरेक्टली आप वैल्यूज याद रखोगे तो एवरेज वैल्यू आपको स्क्वायर की जो है वो 1/2 आपको याद रखनी है और इनको पुट करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो एक साइनसोइडल करंट आ रहा है I इक्वल्स टू I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका जो मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसका मीन स्क्वायर वैल्यू I नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं साइड में, थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका जो मीन वैल्यू आया है वो कितना आया है, इसको हम लिखेंगे I नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर। इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। आई थी बात समझ में, है ना? बहुत इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं आपको, है ना? ये आपको बता ही दिया कैसे करना है, पूरा मैंने सॉल्व करके बताया। बार बार सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू को याद रखना है। एक बार हमें आना चाहिए कि कैसे किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, है ना? हमें ये नहीं करना है कि आ गया था, रट लिया था, ये भूल गए कि किया कैसे था। ये आपके मन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप चीज़ों को कर कैसे रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार वैसे ही करना है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो I नॉट स्क्वायर बटे 2 के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एक कुछ वैल्यू दी है I इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, I कुछ इस प्रकार से बदल रहा है, I कुछ इस प्रकार से साइन और कॉस के रूप में बदल रहा है। आपसे पूछा है कि बताइए इसका मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, इसका मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, मीन स्क्वायर वैल्यू इसका क्या होगा बता दें। कैसे निकालेंगे आप इसका मीन स्क्वायर वैल्यू, कहीं होगा इसको मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालोगे आप इसका मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आप इसका स्क्वायर करोगे पहले, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 इंटू 3 साइन ओमेगा टी इंटू 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको चाहिए, ये आपके पास है। आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, आप सबका एवरेज कर दो। ठीक है, क्योंकि सेम साइकिल पर हम ले रहे हैं तो सबका एवरेज हम कर सकते हैं, सबका अलग अलग एवरेज कर सकते हैं। तो 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 2 3 6 6 3 12 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना आएगा भाई। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आता है वो आता है 1/2, तो 9 इंटू 1/2 प्लस 16 इंटू कॉस का भी कॉस स्क्वायर का 1/2 आता है प्लस 12 इंटू साइन ओमेगा टी का 0 आता है एक साइकिल पे और कॉस ओमेगा टी का 0 आता है पूरी साइकिल पे। पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, 0 टी साइन में बात कर रहे हैं, कितना आएगा, है ना? तो आप देखोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये तो 8 बार गया और ये 4 कितनी बार गया, 4.5 बार गया। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 12.5 के बराबर आ जाएगा। 12.5 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास, ऐसे आप क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू पता नहीं होती साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आता है या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आता है, तो नहीं कर पाते आप इस सवाल को, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, आपको पूरा वैल्यू निकालना पड़ता और पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहा है कि आप उन वैल्यूज़ को याद रखें, क्या क्या है वो वैल्यूज़। ठीक है, पूरी साइकिल, एक बार हम सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। एवरेज की अगर बात करता हूँ तो साइन ओमेगा टी का एवरेज पूरी साइकिल के लिए कितना होगा, 0 से टी की बात कर रहे हैं, 0 से टी के लिए इसका कितना होगा 0। ठीक है, कॉस ओमेगा टी की बात करें तो इसका भी कितना होगा 0, तो 0 से टी बटे 2, और इसी 0 टी साइकिल में लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका 1/2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, ये भी होगा आपका 1/2। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम 0 से टी बटे 2 साइकिल में बात करते हैं, आधी साइकिल में हम बात कर रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया था, ये वैल्यू आया था आपके पास 2/पाई। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया था, ये आया था आपके पास 2/2।
पाई के बराबर, ठीक है। साइन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, साइनसोइडल वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ा जाए और चीज़ समझा जाए, है ना। ये तो हमने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, हमने मीन स्क्वायर वैल्यू की यहाँ पर बात करी कि इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए किसी डिवाइस पर रेटिंग लिखनी है तो मैं आई स्क्वायर लिखूंगा क्या उसमें? क्या मुझे आई स्क्वायर लिखना चाहिए? मुझे एम्पियर में लिखनी चाहिए चीज़ों को, मुझे एम्पियर में चीज़ों को बताना चाहिए कि इतना एम्पियर करंट ये झेल सकता है, इतना एम्पियर करंट इसका हो सकता है, इसमें जा सकता है। ये सब चीज़ें मुझे एम्पियर में बतानी चाहिए। मुझे ऐसा बताना चाहिए कि ये आई स्क्वायर इसका इतना होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे आई बताना चाहिए, आई स्क्वायर नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो आई स्क्वायर बताने के लिए तो हमने क्या किया, हम चालाक लोग हैं, हमने कर दिया इसको रूट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे? आप इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। सब जगह से ऑफ हटा दिया गया था लेकिन हमने फिर से लगा दिया है। तो मीन स्क्वायर वैल्यू का, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू का मीन लेकर उसका रूट कर दें तो जो करंट की वैल्यू आएगी जिसको हम आरएमएस बोलेंगे, कोई भी वैल्यू हो जिसका हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वो इसका आई नॉट स्क्वायर बटे 2 का रूट हो जाएगा, जिसको क्या होगा, आई नॉट बटे रूट 2 के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई नॉट बटे रूट 2 के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी हुई? आई नॉट बटे रूट 2, ठीक है। आई नॉट बटे रूट 2 ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू आती है वो 1/√2 के बराबर आती है, जो आरएमएस वैल्यू आती है 1/√2 के बराबर आती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? साइन ऐसे लिख लो, साइन ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? ये 1/√2 के बराबर होगी, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? वो 1/√2 के बराबर ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना लिख लें भाई सब लोग। हाँ तो भाई आज तो हमने क्लास में क्या दिखा, हमने क्लास में चीज़ें सीखी हैं जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो कि एसी पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो बिल्कुल बेसिक हमने आज के अपने कंप्लीट कर लिए हैं और अगली क्लास में हम इसी से रिलेटेड और चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।